नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित सब इंजीनियर की परीक्षा के 11 जून 2022 के पेपर के जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा जनन अंग है? तो पौधे में जो फूल या पुष्प होता है वह जनन अंग या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट काम करता है। पौधे में फूल जो है उसके अंदर पौधे के जनन अंग होते हैं। ये जनन अंग दो तरह के होते हैं। पहला होता है यदि जिसको बोलते हैं मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है अपना पिस्टिल्स। अब यदि इसको हिंदी में देखेंगे तो कॉमन सेंस से भी हम आंसर दे सकते थे कि स्त्री केसर। जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमेंस। तो ये जब पिस्टिल्स और स्टेमेंस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। मतलब पिस्टिल्स प्लस स्टेमेंस और दोनों मिलके जाइगोट का निर्माण होता है। और जब ये जाइगोट डेवलप होता है तो डेवलप कंडीशन में विकसित अवस्था में उसको भ्रूण या एम्ब्रो बोलते हैं। तो इस तरह से ये पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें पिस्टिल्स अपना मादा जनन अंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेयर वाज कोल गैस फर्स्ट यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सर्वप्रथम कोयला गैस का प्रयोग कहाँ किया गया था? कोल गैस जो है, कोल गैस यदि हम कोयले से कोक को बनाते हैं, कोयले का जो भंजक आसवन होता है, भंजक आसवन मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा हम कोक को बनाते हैं और इस समय हमको कोल गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। कोल गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। अब इस कोल गैस का यूज पहले जब शुरुआत में मिली इसका पता चला तो स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए किया गया। इसका प्रयोग लंदन में 1810 में और इसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 में हुआ था। अब कोल गैस का यूज स्ट्रीट लाइटिंग को जलाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि इसका उपयोग थर्मल प्लांट या ऊष्मा के उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट लस्टीरियस? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार नहीं है? मेटल्स जो होती हैं जिनको बोलते हैं धातुएं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये आघात वर्धनी होती है, ये डक्टाइल होती हैं, ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसी तरह इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं धातुएं। इनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस। और शाइनिंग सरफेस का टर्मिनोलॉजी है लस्टीरियस, चमकदार, लस्टीरियस। तो अधिकांश जो धातुएं हैं वो चमकदार होती हैं। मरकरी ऐसी धातु है जिसे धातु माना जाता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है। गोल्ड, सोना भी क्या है? धातु है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, अक्रिय धातु है और प्रीसियस मेटल है, महंगी धातु है।
ये भी चमकदार होती है, और तांबा जो है ये भी चमकदार होता है। लीड जो है इसकी सरफेस कैसी होती है? ग्रे रफ। भारी धातु है लेकिन इसकी सरफेस रफ होती है और ये चमकदार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कॉलरा? हैजा के लिए ऊष्मायन अवधि क्या है? अब इसमें दिया है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब या ऊष्मायन अवधि का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी किसी की भी हो सकती है, एनिमल की, ह्यूमन की या प्लांट की, जब कोई बॉडी किसी बैक्टीरिया या वायरस या जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं तो उसके संपर्क में आती है, जब उसका वायरस का बॉडी से संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, वायरस का कांटेक्ट बॉडी से होता है, उससे जब हमको रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो इसके बीच का पीरियड, मतलब बॉडी वायरस के कांटेक्ट में आई और हमको रोग के सिम्टम्स दिखाई देने लगे, तो इसके बीच में जो समय लगता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसमें हैजा के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होता है। हैजा के लिए ये 2 आवर्स से लेकर के 5 दिन तक होता है। तो इसका आंसर हुआ लेस देन 1 डे टू 5 डेज, 1 दिन से कम से 5 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये हार्ट है, ये हार्ट का फिगर दिखाया गया है। हार्ट के ये 4 पार्ट इसमें से दिए हैं, 4 पार्ट में से हार्ट में जुड़ा रहता है। एक होती है आपका आर्टरीज। आर्टरीज जो धमनी होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों या ऑर्गन्स को ले जाते हैं। मतलब ये जो रक्त होता है, आर्टरीज में जो फ्लो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त होता है और हृदय से शरीर के विभिन्न ऑर्गन और फाइनली सेल्स पर पहुंच जाता है। जबकि वेन्स जो रहती है, वेन्स में या सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, CO2 युक्त जो है वो इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड रहता है, और ये शरीर के विभिन्न अंगों से, इनके अंदर शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हार्ट की तरफ जाता है। इसका मतलब आर्टरीज में शुद्ध रक्त और हृदय की ओर, जबकि वेन्स में हृदय से दूर जाता है और अशुद्ध रक्त होता है। वेंट्रिकल्स, मानव शरीर का हार्ट जो है 4 चैम्बर से बना है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। नीचे वाले 2 कहलाते हैं आपके वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में एक होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाला, और एक ये जो नीचे दिखाया है लेफ्ट वेंट्रिकल है, LV, और इस तरफ वाला होता है राइट वेंट्रिकल। ऊपर तो होते हैं उनको बोलते हैं आर्टरिया, आर्टिया या आलिन। तो इसी तरह से इस तरफ का ये हो जाएगा लेफ्ट आर्टिया और ये हो जाएगा अपना राइट आर्टिया। मानव शरीर में कितने चैम्बर होते हैं? तो आंसर देना है 4। और वेन से आर्टरी पर भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर अपने को सही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के ह्रास का कारण है? वायुमंडल में एक लेयर पाई जाती है, पहले तो ऑक्सीजन होती है, नीचे की लेयर ऑक्सीजन होती है, लेकिन वायुमंडल में ऊपर जाने पर ओजोन की लेयर मिलती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन की लेयर पाई जाती है। ये जो लेयर है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। मतलब हानिकारक किरणें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज है, इनको रोकती है, जिससे मानव
जिससे जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। अब जब ये जो मेन इसका डेप्लीशन होता है या ह्रास होता है, उसका कारण है CFC गैस। फ्रिज और एसी से CFC गैस निकलती है और CFC का मतलब होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। मतलब ये कार्बन का कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन होती है, और ये जो है ओजोन की परत को पतला कर देती है, जिसकी वजह से ओजोन में एक होल भी हो गया है ओजोन लेयर में, आर्कटिक रीजन में। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, या तो क्लोरीन रहेगा या फ्लोरीन। यहाँ पर दिया हुआ है अपने को क्लोरीन, इसलिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से ओजोन लेयर में उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड। श्रव्य परास से कम आवृत्ति वाली तरंगे कहलाती है। ध्वनि जो है वो तरंगों के रूप में बहती है, ध्वनि है तरंग के रूप में चलती है। अब ये जो इनमें से दो तरह की एक होती है, एक होती है ऑडिबल ध्वनि, ऑडिबल साउंड, और दूसरी कहलाएगी अपनी अनऑडिबल साउंड। अनऑडिबल साउंड का मतलब है जो सुनाई ना दे, सुनाई ना दे। तो यदि साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो ये आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, ये आवाज सुनाई नहीं देती, जिसको बोलते हैं अनऑडिबल साउंड। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक की आवाज को मानव सुन सकता है, तो ये कहलाएगी ऑडिबल। अब यहाँ पूछा गया है कि अनऑडिबल, तो अनऑडिबल दो तरह की हो गई है। यदि फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम है तो ऐसी साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। इसी तरह से यदि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यदि 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, तब भी ये कहलाएगी अनऑडिबल साउंड, लेकिन इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। अब दो और दी हुई हैं, सुपरसोनिक वेव और अपना हाइपरसोनिक वेव। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम साउंड की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं और उस नंबर को बोलते हैं मैक नंबर, मैक नंबर। यदि ये मैक नंबर 1 से 5 है, मतलब जैसे प्लेन है और प्लेन या जेट है और उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड यदि साउंड से 1 से 5 गुनी है, तो तब वो जेट कहलाएगा सुपरसोनिक, सुपरसोनिक प्लेन। यदि उसकी स्पीड 5 से 10 मैक है, तब वो कहलाएगा हाइपरसोनिक मैक, हाइपरसोनिक प्लेन या जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटीज कैन नॉट बी काज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा वन उन्मूलन के कारण नहीं हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन, इसका मतलब है पेड़ों की कटाई, किसके लिए, फॉर अदर पर्पज। तो जंगल के काटने को बोलते हैं, जंगल के काटने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन के बहुत से नुकसान या डिसएडवांटेज हैं। इनमें से एक है अपना फ्लड्स, बाढ़ आती है। दूसरा जो बनता है वो कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। ये सभी डेफिनेशंस पेपर में आती रहती हैं, डेजर्टिफिकेशन।
डेजर्टिफिकेशन का मतलब है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, यदि जंगल को काटेंगे तो जो सॉइल की ऊपर की सरफेस है वो पानी क्या है बहा के ले जाता है, और पानी के बहाने से ऊपर की जो सरफेस होती है, ऊपर की मिट्टी उपजाऊ होती है, ऊपर की मिट्टी उपजाऊ होती है। जब सॉइल का एरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा, तो ये ऊपर की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह के नदियों में चली जाएगी और नीचे की मिट्टी रह जाएगी जो कि अनुपजाऊ होती है, नीचे की मिट्टी। और इस प्रोसेस को फर्टाइल लैंड को उपजाऊ, फर्टाइल लैंड को बैरन लैंड में, बैरन लैंड मतलब अनुपजाऊ जमीन में परिवर्तित होने की क्रिया को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थल का बनना। इसी तरह से क्या होता है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का भी कारण क्या है, यदि हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पौधों की कटाई करेंगे, तो पौधे क्या करते हैं भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी जंगल काटने से, CO2 कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर। अब CO2 कम नहीं हो जाएगी, CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, क्योंकि पौधे CO2 का प्रयोग करते हैं। अब जंगल कम हो गए तो ये मात्रा बढ़ने लगी। अब CO2 जो है ये क्या करती है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, धरती जो प्रकाश के रेडिएशन आते हैं और जब गिरने के बाद वापस परावर्तित होते हैं, तो ये जो है इसको रोक लेती है। CO2 की लेयर क्या करेगी, इसको रोक लेती है और ये वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर साइकिल चेंज हो जाएगी, पानी असमय बरसने लगेगा और जिसकी वजह से सूखा पड़ने लगेगा। अब इसका आंसर तो पूछा गया है कि नहीं, कैन नॉट। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जमीन के अंदर आता है। जमीन, अर्थक्वेक जो है उसका डिफॉरेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। धरती के अंदर जो प्लेट है उनके अंदर आपस में टकराने या फाल्ट बनने से भूकंप आता है। तो भूकंप का डिफॉरेस्टेशन से लेना देना नहीं है। तो आंसर हुआ अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब मेटल पदार्थ को, एक होते हैं मेटल्स और दूसरी होती हैं नॉन मेटल्स, मतलब धातुएं और अधातुएं। अब यहां पूछा गया है कि मेटलॉइड किसको बोलते हैं। मेटलॉइड का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, मेटलॉइड ऐसे पदार्थ जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड। तो ये जिनके अंदर, अब इसमें से एग्जाम्पल पहचानना है। तो ये जो अपना बोरोन है, बोरोन हुआ, बिस्मथ हुआ, एंटीमनी हुआ, एंटीमनी हुआ, ये जो है इनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आंसर हुआ बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज कार्बन डाइऑक्साइड वर्क एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम क्यों करती है। आग बुझाना मतलब दहन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। दहन जो है या दहन, आग कब लगती है, आग लगने के लिए आवश्यक है कि वो पदार्थ जो है ज्वलनशील होना चाहिए, ज्वलनशील होना चाहिए। 3 कारक होते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई होना चाहिए।
ऑक्सीजन मिलती रहेगी तभी वह ऑब्जेक्ट जलेगा, तभी वह बॉडी जलेगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई। इसके अलावा जो तीसरा होता है वो होता है आपका कि इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। अब अपने को ये देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जल रहा है तो जो ऑक्सीजन की ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करेगी, हटा देगी, भारी होने से नीचे आएगी और ऑक्सीजन रिप्लेस होके ऊपर चली जाएगी। अब इसको ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या है, होना बंद हो गई। इसकी वजह से क्या है, आग बुझ जाती है। तो आंसर क्या रहेगा कि इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन से भारी होती है जिससे ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। और क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरी है और रुक जाती है, इसलिए फायर एक्सटिंक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बुलिमिया नर्वोसा इज एन। ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में दो तरह के होते हैं। एक जो है इसमें जो आपका ये पूछा गया है बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा, इसमें व्यक्ति को अपना शरीर, उसको खाने की आदत पड़ जाती है, मतलब भूख ज्यादा लगती है, उसको लगता है कि हमने खाना नहीं खाया है और वो अधिक खाना, तो जब उसकी इच्छा होती है खाना उठा के खाना खाने लगता है और ज्यादा खाने की वजह से उसको बाद में दवाइयाँ, और फिर उसके बाद उसको दवाइयाँ खाने की आदत पड़ जाती है। तो बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसने खाना कम खाया है और वो ज्यादा खाना खाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following external force is considered as weakest magnitude force or a soft force? निम्नलिखित में कौन सा बाहरी बल सबसे कम परमाणु बल या नरम बल माना जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास या वजन m2 है और ये दोनों को आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है जी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी m1 m2 डिवाइडेड बाई टी। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, जबकि पृथ्वी या अर्थ जो है किसी किसी वस्तु को जिस फोर्स से खींचती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर है। ग्रेविटी फोर्स की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स या किसी दूसरे पर आंसर लगा दिया है। ग्रेविटी फोर्स तो ज्यादा होता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड बायोमैग्निफिकेशन लीड्स अल्टीमेटली टू द थिनिंग ऑफ बर्ड एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है जिससे अंततः पक्षी अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं? ऑप्शन दिए जिंक, डीडीटी, लीड और मैग्नीज। तो हमको ये समझना है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन, बायो
माने जैविक, और मैग्निफिकेशन माने किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो जैविक आवर्धन हो गया जी आपका, जैव आवर्धन बढ़ जाना। अब इंडस्ट्रीज से जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है, इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल जाता है। वेस्ट मटेरियल में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस या जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ। अब ये जो जहरीले पदार्थ हैं अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाते हैं? पानी के सोर्स पर, जैसे तालाब, झील, तो यहाँ पानी में पहुंच। अब पानी में यदि इसका जो आंसर है कौन से हैं, तो ये इसके दो एग्जाम्पल होते हैं आपका, एक जो डीडीटी या मरकरी। इस बार मरकरी आ जाए तब भी आपको आंसर देना है, तो डीडीटी या मरकरी, पारा। अब ये पारा जो है यहाँ डीडीटी पानी में पहुंच जाता है और इसको छोटे छोटे ऑर्गेन, ये जो क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला से आया है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन से आया है, फूड चेन। अब क्या होता है कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए तो इस पानी में इससे डीडीटी में थोड़ी सी इसके अंदर डीडीटी थी, अब इसका सेवन करेंगे। अब इनकी विशेषता, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं कि ऑर्गेनिज्म इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ना ही एक्सक्रीएटर द्वारा बाहर, तो ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? संचित हो जाते हैं, इनका कंसंट्रेशन बढ़, तो अगले लेवल पर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब इसको छोटी मछली ने खाया तो ये जो डीडीटी है इसके अंदर चली जाएगी। अब ये पानी के साथ भी डीडीटी जा रही है और इस ऑर्गेनिज्म भी डीडीटी, तो अब अगले लेवल पे इसका सांद्रता या कंसंट्रेशन और बढ़ गया। छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया तो बड़ी मछली के अंदर और ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया डीडीटी का। इस बड़ी मछली को ऐसी चिड़िया जो मछली को पकड़ के खाती है उसने इसके भोजन के रूप में उपयोग कर लिया, तो ये जो है अल्टीमेटली जो बहुत कम था इसके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे बाज वगैरह होती है तो ईटिंग फिश एनिमल या बर्ड होंगी, ईटिंग फिश वर्ड जो रहेंगी उनके अंदर क्या हो जाएगा कि डीडीटी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे जब वो अंडे देंगी तो उनका जो छिलका होता है अंडे का, वो छिलका पतला हो जाता है और वो समय से पहले ही टूट जाता है। तो इसका आंसर हुआ डीडीटी, लेकिन इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of प्रोकैरियोट्स? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट्स का उदाहरण है? तो जो सेल्स हो या कोशिका होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सेल्स या कोशिका। एक कहलाती है प्रोकैरियोट्स, प्रीकैरियोट्स में कोशिकाओं की विशेषता होती है कि इनका नाभिक न्यूक्लियर जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर या केंद्रक, न्यूक्लियर या केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब उसका शेप निश्चित नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता। साथ में इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होता है उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। और ऐसे जो है ऐसी सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोट। इसके दो ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, तो ये आपने को याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोट्स होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब इसके अलावा जो होती है वो होती है यूकैरियोट्स सेल।
इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और साथ में झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस तरह से चेक सेल्स, चेक सेल्स वाले गल की कोशिकाएं, एनिमल सेल्स यूकेराइट्स होती है, ऑनियन पील सेल्स या प्याज की झिल्ली भी क्या है, ये तीनों यूकेराइट्स होती है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो है वो अपना प्रोकैरियोट सेल का उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।